नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़@4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर सुनवाई जारी है। निकाय चुनाव पर आज जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है। निकाय चुनाव पर दायर कुल 27 PIL पर इस वक्त सुनवाई हो रही है और याचिकाकर्ता शरद पाठक कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। तो आज का दिन काफी अहम है और माना यह जा रहा है कि आज फैसला संभव है कि आगे आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं या और इंतजार इसके लिए करना पड़ सकता है। इस पर आज फैसला आएगा। कुल 27 PIL है जिस पर इस वक्त सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में जो सुनवाई है वो पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी इस पूरे मामले पर बहस हुई थी। दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस कोर्ट में हुई, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज भी जो सुनवाई है वो जारी रहेगी। अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता दें। 5 दिसंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हुई और कोर्ट में आरक्षण को ट्रिपल टेस्ट की चुनौती मिली थी। 12 दिसंबर को कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई। कोर्ट ने सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा था और 14 दिसंबर को फिर इस मामले में सुनवाई हुई। रोक इस दौरान जारी रही। सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त की मांग की। 20 दिसंबर को कोर्ट में तीसरी बार सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। सरकार ने 2017 के आरक्षण का हवाला दिया और ये भी कहा कि सर्वे को ही आरक्षण माना जाए। इसी के साथ सरकार ने ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने से इनकार किया है। तो अब तक ये पूरा मामला क्या क्या अब तक कोर्ट में हुआ है, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। इस वक्त फिलहाल सुनवाई चल रही है और याचिकाकर्ता की तरफ से अपना पक्ष इस वक्त रखा जा रहा है। याचिकाकर्ता है शरद पाठक, जो कि इस वक्त कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और थोड़ी देर में सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद इंतजार रहेगा कि आज फैसला आएगा या सुनवाई बढ़ी जा सकती है। इस पर भी निगाहें बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव पर आज फैसला आ सकता है। जो सस्पेंस चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर वो आज खत्म हो सकता है, ये माना जा रहा है। तो याचिकाकर्ता है शरद पाठक, जिसकी तरफ से अपनी तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। और शैलेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेश, क्या अपडेट है आपके पास? क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर, क्या जानकारी? ठीक है, जब सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान जो याचिकाकर्ता पक्ष के वकील है शरद पाठक, उन्होंने वहां पर अपनी बात शुरू की। उन्होंने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने जो पूरा म्यूनसिपल एरिया है, जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, डेमोग्राफिक पूरा इसका एरिया है, उस सब के बारे में चर्चा की और कोर्ट ने जो बेंच में थे उनकी बात को सुना। कुल देखिए 27 PIL है और सभी PIL के जो वकील हैं वो भी कोर्ट रूम में है। काफ़ी इसी वजह से भीड़ भी है कोर्ट रूम में। इसके बाद में अलग अलग जो आर्टिकल इससे जुड़े हुए हैं 15-16, उनके ऊपर चर्चा की गई। इस दौरान जो सरकार की तरफ से अगर बात करें तो अपर महाधिवक्ता DK शाही भी वहाँ पर मौजूद रहे। इसके बाद में बताया जा रहा है कि जब शरद पाठक ने अपनी बात रख ली, उसके बाद दूसरे जो याचिकाकर्ता है उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की और फिलहाल अभी कोर्ट के अंदर देखिए सुनवाई का जो सिलसिला है वो चल रहा है और कोर्ट बेंच जो है वो एक एक जो पक्ष है उसकी बात को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है कि आखिर जो उन लोग को तर्क हैं उनके उसके आधार पर जो हलफनामा सरकार की तरफ से दिया गया था, जो बाकी पक्षकार हैं उनको, उसके ऊपर भी अब देखिए जो बाकी पक्ष है, जो याचिकाकर्ता की तरफ के लोग हैं, वकील हैं, वो उसको भी स्टडी करके आए। उसको लेकर भी उन लोगों ने अपनी बात रखी कि भाई जो सरकार की तरफ से चीज़ें कही गई हैं उसमें उन्हें किस तरह की आपत्ति है या कहाँ पर लगता है कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए या कहाँ पर लगता है कि पूरी तरह से नियम का पालन नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर देखिए वो अपना तर्क दे रहे हैं। फिलहाल सुनवाई जो है वो चालू है। कोर्ट के बाहर ही हम लोग देखिए मौजूद है। कोर्ट रूम के तरफ तो नहीं, लेकिन पीछे काफ़ी गहमा गहमी का माहौल, क्योंकि कोर्ट की तरफ अगर बात करें तो सुरक्षा के चलते हम वहाँ की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन इधर काफ़ी गहमा गहमी है। लोग जो बाहर मौजूद हैं इस समय, तमाम लोग, आपको हम एक तस्वीर ज़रूर अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे, राजू जी यहाँ पर है, तमाम लोग ये जो आप पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, ये अलग अलग जो लोग आए हैं, हर किसी का एक ही सवाल है, क्या निकाय चुनाव पर कोई फैसला आ गया, क्या कोई तारीख आ गई या सुनवाई आगे लग गई। यही बात ये लोग यहाँ पर करते हुए देखे जा रहे हैं। इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो इस समय हम अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि भाई हम भी पार्षदी के लिए इच्छुक हैं, हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो, पार्षदी का टिकट लें, अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन क्योंकि अभी भविष्य तय नहीं हो पा रहा कि आखिर चुनाव कब होंगे, क्या फैसला कोर्ट का होगा, तो इसके चलते हर कोई यहाँ पर लगातार इतनी देर से हम आपको बताएं कि लोग जो हैं वो यही जानने की कोशिश में, और अंदर दूसरी तरफ अगर देखें तो सुनवाई चल रही है, बहस चल रही है और वहाँ पर जब सभी पक्षों को सुन लिया जाएगा उसके बाद कोर्ट का फैसला आएगा। बहरहाल देखना ये है कि कोर्ट अपना फैसला आज सुनाती है या नहीं, या और आगे कोई सुनवाई की तारीख लगती है, क्योंकि आप समझ लीजिए आप 23 तारीख तक का मौका है, 2 दिन और
अगर इन 2 दिनों में इसका कोई फैसला नहीं आता है तो फिर आगे शीतकालीन अवकाश हो जाएगा और उस स्थिति में ये मामला देखिए जनवरी तक खिंचना तय है। और जनवरी तक अगर ये मामला खिंचता है तब कोई फैसला आता है तो उसके आगे का आप सोचिए, बोर्ड एग्जाम का भी समय आ जाता है। तो हर चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम, जब चुनाव होते हैं, देखिए खासतौर से निकाय चुनाव, इतनी मैन पावर जो चाहिए है चुनाव के लिए, बोर्ड एग्जाम जो टीचर्स होते हैं उनको भी लगाया जाता है। एक तरफ बोर्ड एग्जाम होंगे, एक तरफ ये, तो फिर सरकार को भी तय करना होगा। अगर उसके बाद कोर्ट से जब भी हरी झंडी मिलती है तो ऐसे में अगले 2 दिन या कहिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर इस बीच इसे लेकर कोर्ट हरी झंडी नहीं देता है किसी भी वजह से तो उस केस में निकाय चुनाव लंबे खिंच सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह है कि कोर्ट अपना क्या रुख दिखाता है इस पूरे मामले को लेकर। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट क्या अपना फैसला देता है और ये फैसला आज आएगा या नहीं, इस पर भी सबकी देखिए निगाहें फिलहाल टिकी हुई हैं। सुनवाई लगातार जारी है कोर्ट रूम के अंदर। शैलेश, क्योंकि अभी की स्थिति की अगर बात की जाए, शुरुआती दौर से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं। कल भी हमने देखा था कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी, याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई थी कि पूरी तैयारी करके वो नहीं आए हैं। कई जो टेक्निकल इशू थे वो भी उन्होंने बताया है। आज कितनी तैयारी है याचिकाकर्ता की तरफ से और आज कितना संभव माना जाए कि आज फैसला आ ही सकता है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर आज फैसला नहीं आता है तो काफी लंबे समय के लिए जो ये पूरा मामला है ये टल सकता है, तो कितना संभव माना जाए कि आज फैसला आ ही जाएगा? देखिए, एक हम पहले ताज़ा अपडेट दे दें जो अभी फिलहाल कोर्ट रूम से आ रहा है हमारे पास, वो ये कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है पक्ष है उसने एक सुझाव दिया अपनी तरफ से। उसने कहा है कि इस मामले में कमीशन गठित कर दिया जाना चाहिए। कमीशन गठित करने का हवाला दिया है आरक्षण के मामले को लेकर। तो ये देखिए एक बड़ा अपडेट आया है, क्योंकि लगातार इस जो याचिकाकर्ता है वो आरक्षण से संतुष्ट नहीं है, वो सरकार के हलफनामे से संतुष्ट नहीं है, उनके तर्क से संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने कहा है, एक तरफ सरकार कह रही है, सरकारी वकील कह रहे हैं कि 2017 का जो ओबीसी का आरक्षण था उसको हमने आधार बनाया है, ट्रिपल टेस्ट उसको मान लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए एक नई चीज जो यहाँ पर याचिकाकर्ता की तरफ से अंदर कही गई है उनके वकील की तरफ से, वो यही कि इस पूरे मामले के लिए एक कमीशन गठित कर दिया जाए जो आरक्षण के मामले पर आगे काम करे। तो निश्चित रूप से अंदर देखिए हर पक्ष जो है वो अपने अपने तर्क दे रहा है, अपनी अपनी बात रख रहा है और सुनवाई आगे चल रही है। कोर्ट जो है वो किसका साथ देता है, किसके तर्कों से संतुष्ट होता है, क्या फैसला देता है, ये अब से कुछ ही देर में देखिए तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं कोर्ट इस तरह का फैसला लेता है, जैसे कमीशन गठित करने की बात है या आरक्षण को फिर से देखने की बात, अगर ऐसा कोई भी फैसला होता है तो भी ये चुनाव आप जान लीजिए आगे खिंचेगा, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती है। तो दोनों चीज़ें, पहली चीज़ कि कोर्ट का फैसला अगर आज आता है, कल आता है और वो सरकार के पक्ष में आता है, तभी निकाय चुनाव जो होंगे वो आगे समय से हो पाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता है, सुनवाई की तारीख लगती है तब भी, और अगर कोर्ट कोई ऐसा आदेश देता है, चाहे वो कमीशन के गठन से जुड़ा हुआ जो सुझाव दिया जा रहा है या फिर अगर बात की जाए आरक्षण को फिर से देखने की बात, इस तरह का अगर कोई भी आदेश आ गया तो देखिए तय मान लीजिए कि निकाय चुनाव जो है वो समय से नहीं होंगे और काफ़ी आगे खिसक जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ देखिए फिलहाल, और कुछ देर में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि निकाय चुनाव के ऊपर, जो भविष्य के ऊपर फिलहाल एक संकट के बादल नजर आ रहे हैं, वो छट जाएंगे। पता चल जाएगा कि चुनाव अभी होंगे, बाद में होंगे तो कब होंगे, अधिसूचना जो है वो क्या अभी जारी करने के हालात बन पाएंगे, कोर्ट स्टे हटाएगा या नहीं हटाएगा, ये सारे सवाल जो हैं कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे। और कुछ ही देर में ये सारे जो उत्तर हैं इन सवालों के कोर्ट के फैसले पर होंगे और कुछ ही देर में कोर्ट की तरफ से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। कोर्ट आगे क्या कहता है, सुनवाई के लिए तारीख या फिर अपना फैसला। जी, और शैलेश अगर कल की बात की जाए, क्योंकि कल भी ये माना जा रहा था कि फैसला आना संभव हो सकता है मंगलवार को, लेकिन फैसला आज के लिए टाल दिया गया। कल ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो कि कोर्ट जिससे सहमत नहीं था, जिसके कारण आज जो सुनवाई है उसे बढ़ाया गया, और आज ऐसे कौन से पॉइंट है जिन्हें मजबूती के साथ दोनों पक्षों की तरफ से रखा जाएगा अपनी अपनी तरफ से? देखिए, कोर्ट की तरफ से अगर बात करें तो दोनों तरफ से जो सरकारी वकील हैं उन्होंने बताया कि हमने हलफनामा दे दिया, उसमें बता दिया, उन्होंने काउंटर अपना जो था एफिडेविट, जो रिजॉइंडर एफिडेविट था उसको दाखिल कर दिया था। इसके अलावा वहाँ पर जो देखिए अगर हम बात करें जो याचिकाकर्ता पक्ष है, जो आरक्षण पे सवाल उठा रहा है, उस पक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कहा था जो हलफनामा है इसकी और विस्तृत जानकारी मुहैया कराने के लिए। हालांकि कोर्ट की तरफ से उसे लेकर कोई बहुत ज़्यादा कहें अगर उनके लिए बहुत अच्छा रुख दिखाओ याचिकाकर्ता के लिए तो नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो वहाँ पर कोर्ट की तरफ से रही वो ये ज़रूर कहा गया कि वकील जो है, जो याचिकाकर्ता का पक्ष है, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आए। यानी कि कोर्ट भी चाहता है कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, इसका कोई
फैसला हो, लेकिन चीजें अटकी थी। और अगर कल की बात करते हैं तो देखिए कल इस मामले की सुनवाई हुई थी शाम को 4:40 के आसपास, 4:40 के आसपास की बात है। और बामुश्किल 20 से 25 मिनट की सुनवाई ही चल पाई थी, क्योंकि उससे पहले तमाम फ्रेश केस लगे थे। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मामले की जो सुनवाई है वो लगभग 3:30 बजे से, यानी कल के मुकाबले लगभग 1 घंटा 10 मिनट पहले ही शुरू हो गई। ऐसे में अभी काफ़ी वक्त है कोर्ट के पास, और शायद इस मामले को और पहले लेने की वजह भी कि कोर्ट जो है वो अभी सभी पक्षों को उसे सुनना है, उसके बाद फैसला लेना है। इसलिए कोर्ट अंदर सुनवाई कर रहा है, जो डबल बेंच है वहाँ पर, और उसके बाद में कोर्ट अपना फैसला देगा। हालांकि जो सरकारी वकील हैं उनसे आज की सुनवाई से पहले हमारी बात हुई तो वो काफ़ी अगर हम कहें तो उम्मीद उनको रही, उनको ये लगा, उनका मानना है कि आज कोर्ट की तरफ से फैसला आ सकता है। और उनका ये भी कहना है कि कोर्ट जो है जिस तरह से सरकार का पक्ष रखा गया है, सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, जिस तरह से तथ्यों को रखा गया है, किन कानून और नियम के तहत चीज़ें कही हैं, उनके सबके एक एक चीज़ों को बताया गया है, तो उनको ये भरोसा है कि कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला सुना सकता है और ये फैसला आज ही आ सकता है। लेकिन वकील की अपनी उम्मीदें अलग हो सकती हैं, लेकिन ये अब कोर्ट को तय करना है वो किससे संतुष्ट है। वो सरकारी वकील से यानी सरकार के जो पक्ष है उससे संतुष्ट है, याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाए हैं उनके ऊपर वो उनसे संतुष्ट है, उसमें उनको चीज़ें दिखती हैं। ये अब से कुछ देर में सामने आ जाएगा। जी शैलेश, अभी कोई अपडेट आपके पास आया कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है? देखिए अभी एक और अपडेट आया है। अगर हम बात करें तो याचिकाकर्ता जो है उन्होंने सेंसस में जो यूपी बैकवर्ड है, याचिकाकर्ताओं ने जो 91 की बात करें तो सेंसस में यूपी बैकवर्ड की बात, जो पॉपुलेशन का हवाला है वो याचिकाकर्ता की तरफ से दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन तय करेगा कि ये बैकवर्ड है या पॉलिटिकल बैकवर्ड है, क्योंकि जो कमीशन गठित करने का हवाला दिया गया उसके पीछे तर्क दिए गए कि आखिर कमीशन का जो गठन हो तो वो कमीशन किन किन चीज़ों पर मंथन करे। तो उसमें ये भी बताया गया कि जो सेंसस के पुराने अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कमीशन ही ये चीज़ तय करे। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड है या पॉलिटिकल बैकवर्ड है, यानी फिलहाल याचिकाकर्ता इसी चीज़ पर लगे हुए हैं कि जो आरक्षण की बात कही जा रही है, यानी 2017 के जिस आरक्षण के आधार पर इस बार आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो इसके पीछे अपने तर्क बता रहे हैं कि जो इसके जो बैकवर्ड के जो सेंसस के आंकड़े हैं उनको लेके बात उठ रही है। उनका ये साफ मानना है कि ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए। बहरहाल कुछ देर में अब देखते हैं और क्या क्या बिंदु जो है वो उठाए जाते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब से याचिकाकर्ता जो पक्ष है उनके अपनी जो दलीलें हैं वो लगातार दी जा रही है कि आखिर क्यों 2017 के आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, क्यों इस बार चीजों को रिवाइज करना चाहिए। चलिए बिल्कुल शैलेश, इंतजार है फैसले का कि आता है कि नहीं आता। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर बता दें गाजियाबाद से, एटा के फर्जी एनकाउंटर मामले में सजा का ऐलान हो गया है। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने 5 लोगों को सजा सुनाई है। 5 लोगों ने हत्या की थी और हत्या के सबूत मिटाए थे, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एटा के फर्जी एनकाउंटर मामले में सजा का ऐलान हो गया है। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ साथ 33 हजार रुपए का जुर्माना भी इन दोषियों पर लगाया गया है। और शक्ति फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए ये पूरा मामला 2006 का है, जहां पर एटा जिले में एक एनकाउंटर होता है और राजा राम बढ़ई के नाम से वो शख्स था जिसकी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है और पुलिस फिर रातों रात उसका जो शव था उसका जो अंतिम संस्कार है वो भी अपने आप कर देती है, जिसमें कि उसके बाद जो उसके परिजन थे वो सीधा पहुंचते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद दलील देते हैं। वही अगर पुलिस की तरफ से माना जाए तो पुलिस ने राजा राम को डकैत बताया था, यानी कि एक डकैत का एनकाउंटर किया, एनकाउंटर में मारे जाने वाली बात की। तो इस पूरे मामले को हाई कोर्ट ने सीबीआई के 2007 में सीबीआई को दे दी थी इसकी जांच देने के बाद आज इसमें फैसला आना था और फैसले में जो इसमें टोटल 9 लोग थे जो थाना प्रभारी थे, उनका नाम है पवन सिंह समेत इसमें जो 5 लोग हैं, 5 लोगों को आजीवन कारावास दिया है और जो बाकी 4 लोग हैं उनके ऊपर 5 साल की सजा और 11,000 का जुर्माना लगाया गया। तो कहीं ना कहीं जिस समय इस एनकाउंटर का जो मामला आया था उस समय अगर बात की जाए तो डकैत बताकर किसी को मारा गया था, यानी कि लेकिन जो सीबीआई को जो सबूत मिले थे वो सबूत
वो सबूत बिल्कुल अलग हटके थे। ये अगर सबूत की मानी जाए तो जो बढ़ई था, जो राजा राम था, वो पहले से थाने में आता था और उसने थाने का फर्नीचर भी बनाया था, ऐसा बताया जा रहा है। चलिए बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट दे रहे थे शक्ति, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बस्ती में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसा काम विकास विभाग के अधिकारियों ने किया है। एक टॉयलेट में 2 सीट लगाई गई है और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तस्वीरें बस्ती मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर कुदरहा ब्लॉक के गौरधुंदा गांव की है। सामुदायिक शौचालय में पास ये सीटें लगाई गई है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक शौचालय में 2 सीटें लगाई गई है। इंजीनियर और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ये पूरा कारनामा किया गया। गौरधुंदा गांव में सचिव और प्रधान ने 10 लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया, लेकिन आज तक इस सामुदायिक शौचालय का कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाया है और वजह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एबीपी गंगा ने इस कारनामे के बारे में जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। डीपीआरओ ने भी मौके पर जाकर मुआयना किया है और ये तस्वीरें आप देखिए। इस तरीके से सचिव और ग्राम पर निर्माण की गड़बड़ी के कारण एक ही टॉयलेट में 2-2 सीट लगाई गई है, जिसके कारण आज तक कोई भी ग्रामीण इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया है। ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए लगाया गया, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसमें संबंधित सचिव को स्पष्टीकरण जारी किया गया है और उनसे इस नोटिस का जवाब मांगा गया है कि किन कारणों में ऐसा हुआ है और अभी जवाब अभी तक आया नहीं है। जैसे भी जवाब होता है फिर जांच करा के आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, शौचालय में दरवाजे नहीं लगे हैं और एक ही कक्ष में 2 सीट स्थापित कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित सचिव से मांगा गया है रिपोर्ट कि किन कारणों से ऐसे किया गया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भाजपा नेता जयप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश न होने पर यह वारंट जारी हुआ है। बता दें आपको, 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला रामपुर के स्वार और केमरी थाने में दर्ज हुआ था और 9 जनवरी को मामले में फिर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जयप्रदा के खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ है और आपको बता दें कि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश न होने पर गैर जमानती जो नोटिस है वो जारी हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन का ये पूरा मामला है, जिसमें कई बार बुलाने पर भी जयप्रदा पेश नहीं हुई और अब ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इधर कन्नौज में आशा बहुओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सौरिख सामुदायिक केंद्र पर प्रदर्शन हुआ है। नाराज आशा बहुओं ने अस्पताल के कोल्ड चेन में ताला। कोरोना पोलियो की वैक्सीन न मिलने से टीकाकरण प्रभावित हुआ है और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर आशा बहुओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। कन्नौज में आशा बहुओं का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज आशा बहुओं ने अस्पताल के कोल्ड चेन में ताला डाल दिया, जिसके कारण जो कई सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाते हुए, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये नहीं समझे। और आपको बता दें कि अगली खबर कानपुर के सीजीएचएस से है। अस्पताल में मरीजों का हंगामा देखने को मिला और मरीजों के झड़प के बाद डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए हैं। डॉक्टर सनत कुमार पर मरीजों से बदसलूकी का आरोप लगा है। डॉक्टर सनत कुमार के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। कानपुर के सीजीएचएस के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला है। तो कानपुर के सीजीएचएस में यह हंगामा देखने को मिला, बाहर लोगों का हंगामा और डॉक्टर सनत कुमार पर मरीजों की तरफ से बदसलूकी का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण आज ये हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, जो मरीज के परिजन हैं वो मरीजों से बदसलूकी का उन्होंने आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। डॉक्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इधर कानपुर में वकीलों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। घरेलू विवाद में थाने बुलाकर वकील की पिटाई का आरोप है। पुलिस की पिटाई से कान का पर्दा फटने का भी आरोप है। वकीलों ने एडिशनल सीपी आनंद कुलकर्णी से मिलकर शिकायत की है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से मिल रही है, जहां वकीलों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति के कान का पर्दा फट गया, यह आरोप लगाया गया है। घरेलू विवाद में थाने बुलाकर वकील की पिटाई की गई, जिसके कारण उसके कान का पर्दा फट गया और अब वकीलों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो हंगामा है वो किया जा रहा है। एडिशनल एसपी कुलकर्णी से उन्होंने मुलाकात की है और उस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की भी बात कही गई है। तो घरेलू विवाद था जिसमें थाने बुलाकर वकील की पिटाई की गई और उससे उसके कान का पर्दा फटने का आरोप वकीलों की तरफ से लगाया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।